दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एनवीएन के विशेष प्रोग्राम बातचीत में। आज हम चर्चा करेंगे बदायूं में हुए रेप कांड के बारे में, जो कि एक मंदिर परिसर में हुआ। बदायूं इससे पहले भी हिंदुस्तान को शर्मसार कर चुका है। इससे पहले का रेप कांड, जिसमें दो सगी बहनों को रेप करने के बाद पेड़ से लटका दिया गया था, ये रेप कांड इसलिए भी जघन्य है क्योंकि ये मंदिर परिसर में हुआ। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सलीम खान साहब से। डॉक्टर सलीम साहब, आप हमारे व्यूवर्स को इस रेप कांड के बारे में बताइए। देखिए, ये एक 50 वर्षीय महिला का रेप कांड है। ये महिला 5 बच्चों की माँ है और इसके 2 बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी हो गई है। 3 बच्चे उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, स्कूल जाते हैं और चूँकि उस महिला का पति दिमागी तौर से स्टेबल नहीं है और इसलिए सारे घर का खर्च वो महिला जो है वो आंगनवाड़ी में सेवा करके चलाती है। और ये महिला बहुत ही धार्मिक किस्म की थी, हर रोज़ मंदिर जाया करती थी और जिस दिन उसका बलात्कार हुआ उस दिन भी वो शाम 5 बजे मंदिर गई थी। ये रेप कांड इसलिए भी और ज़्यादा जघन्य बताया जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ एक रेप कांड नहीं हुआ है, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई है, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई हैं और उसके बाद उसके घर वालों तक पहुंचाया गया। जी हाँ, आपकी बात सही है कि इसमें बहुत क्रूरता भी दिखाई देती है। उसी तरह की क्रूरता जिस तरह के निर्भया के यहाँ पे हमको दिखाई दी थी कि न सिर्फ़ ये कि उसकी इज़्ज़त से खेला गया, हालाँकि ये ही बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती है, बहुत ही बड़ा अपराध है कि किसी औरत की इज़्ज़त से खेला जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह की दरिंदगी दिखाई गई है, जिस तरह का वहशीपन उसमें सामने आता है, उसको पढ़कर, उसको देखकर, सुनकर जो है वो इंसान की आत्मा काँप उठती है और वो सोचने लगता है कि हम क्या इंसानी समाज में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? क्या हमारे समाज में आज भी मानवता बाकी है? अभी की क्या स्थिति है और किस तरीके से क्या पोजीशन चल रहा है? देखिए, इसमें हुआ ये कि अ, अभी की स्थिति बताने से पहले थोड़ा-सा पहले का बता दूँ कि उस महिला को जब उसके घर लाया गया रात को 11 बजे के आस-पास, उन्हीं लोगों ने उसको उसके घर में पहुँचाया जिन्होंने उसके साथ ये दुष्कर्म किया था। उन्होंने ये कहा कि ये जो है वो जनाब कुएँ में गिर गई और हम इसको आपके घर ले आए और अस्पताल ने इनको दाखिल करने से इनकार कर दिया। तो ये अजीब-ओ-गरीब बात थी उन बच्चों के लिए, वो बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं, कि ये लोग मेरी माँ को जो है वो अस्पताल क्यों नहीं ले गए? तो उन लोगों ने 102 नंबर जो होता है इमरजेंसी के लिए यूपी में, उससे खुद कॉन्टैक्ट किया। उसके बाद उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर वो मृत घोषित की गई और उसका पोस्टमार्टम 18 घंटे के बाद हुआ। इस बीच ये खबर आई कि जो थानेदार है, उसने, सतेंद्र सिंह उसका नाम है, उसने इस मामले की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सरकार ने इस पर एक्शन लिया, उस थानेदार को सस्पेंड किया और उसके बाद वो जो महंत था, उसके जो 2 साथी थे जो उस बलात्कार में शामिल हुए थे, इसलिए कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बात साबित हो गई थी कि उसका बलात्कार हुआ है। तो उन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो 2 गिरफ्तारियां हुई। नहीं, तीसरा भी, पहले 2 गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सरकार ने उसके लिए पहले 25,000 महंत के लिए और बाद में 50,000 की घोषणा की। हालाँकि उसको पकड़ने के लिए राज्य के अनेक ठिकानों पर छापे मारे गए, लेकिन बाद में पता चला कि वो मंदिर के पास ही कहीं छुपा हुआ था और अब वो भी पकड़ा जा चुका है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह बताया कि ये कांड उसी तरह ही जघन्य है जिस तरह निर्भया कांड हुआ था। आप किस तरह रिलेट करते हैं उसको? निर्भया कांड को काफ़ी साल हो चुके हैं, उसके बाद इस तरीके का कांड होता है, तो क्या हम इस पर सवाल उठते हैं ना कि हमारी जो कानून व्यवस्था है, अगर उसने सख्त कदम उठाए होते तो ये इस तरह की घटना फिर से नहीं होती थी? देखिए, ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ जो कानून व्यवस्था है, वो बहुत ज़्यादा सतर्क नहीं है। लेकिन निर्भया के बारे में, निर्भया कांड के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती, इसलिए कि निर्भया के मामले में पूरे देश में जागृति हुई, एक्शन लिया सरकार ने, कमीशन बना, अदालत का फैसला देर से सही आया
और जो लोग उस अपराध में मुलविस थे उनको जो है वो फांसी भी दी गई। तो निर्भया का जहाँ तक केस का मामला है, उस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो कोर्ट का सिस्टम है उसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं किया। लेकिन निर्भया के बाद जिस तरीके से और दूसरे केसेस हुए हैं, ऐसा नहीं है कि निर्भया के बाद कई सालों के बाद ये घटना हुई है। निर्भया के बाद आपका कठुआ कांड हुआ है, इसके अलावा आपका हैदराबाद में रेप केस हुआ है। तो रेप केस की तादाद तो बढ़ रही है और डेटा भी ये बताता है कि भारत में प्रतिदिन 87 रेप केसेस होते हैं। अगर हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत हो, हमारी न्याय व्यवस्था में जल्द से जल्द फैसले आए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दी जाए और उन पर सख्त कदम उठाए जाए, तो ये केसेस और रुकने चाहिए थे। डेटा तो ये शो कर रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, डेटा ये शो कर रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह ये है कि न्याय व्यवस्था ने जिस तरह से निर्भया के मामले को लिया और जिस तरह से उसकी वजह से जागृति हुई और जिस तरह से उसके जो दोषी है उनको सज़ा हुई, उस तरह का मामला जो दूसरे केसेस आपने बताए उनके साथ नहीं हुआ। और इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि आपने एग्ज़ाम्पल दी हैदराबाद कांड की। हैदराबाद कांड में ये हुआ कि एक लड़की का रेप हुआ और जिन लोगों ने उस रेप को किया था उनको पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया, यानी उनको पुलिस ने अदालत के सिस्टम के बगैर ही मौत की सज़ा दे दी। तो निर्भया का केस और हैदराबाद का केस, इन दोनों में दोषियों को सज़ा मिली, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। लेकिन आप ये देखें कि इन दोनों जगहों पर जिन लोगों ने रेप किया था वो आम लोग थे, नौजवान थे और बुरी प्रवृत्ति के नौजवान थे। लेकिन ये जो दूसरे केसेस का आपने हवाला दिया, इसमें आम लोग नहीं हैं, इसमें वो लोग हैं जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि न्याय व्यवस्था उनके खिलाफ उस तरह से काम नहीं कर पाती या नहीं करती जिस तरह से कि निर्भया के केस में और यहाँ हैदराबाद के केस में हुआ। तो इसका भी असर पड़ता है। इसी तरह से ये जो बदायूं के केस की बात है, इसमें मंदिर का महंत इन्वॉल्व है, तो मंदिर के महंत का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे होता है। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि समाज के अंदर जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते हैं किसी भी तरह से, चाहे उनका रिलीजियस इन्फ्लुएंशियल हो, जैसे कि ये महंत सत्यनारायण दास है, या चिन्मयानंद के ऊपर इल्ज़ामात लगे वो भी जो है वो छूटे हुए हैं, या ये कि उन्नाव के विधायक के बारे में उसको भी कुलदीप सिंह सेंगर को भी जो है वो फांसी की सज़ा नहीं हुई। तो इस तरह से आसाराम बापू है जिनके बारे में तकरीबन सही साबित हो गया है कि वो जो है उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन चूंकि उनका पॉलिटिकल लोगों से ताल्लुक़ है और वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है तो वो भी जो है वो फांसी की सज़ा से बच गए। तो अगर किसी समाज में ये हो कि कुछ लोगों को तो सज़ा दी जाए और कुछ लोग सज़ा से बच जाएं, तो जो लोग सज़ा से बच जाते हैं उनको देखकर दूसरे उसी क्लास के लोग जो है वो इस तरह का जुर्म, इस तरह की घटना करते हैं, इसलिए कि उनको लगता है कि जैसे बाबा राम रहीम बच गया उसी तरह से हम भी जो है वो बच जाएंगे या बचा लिए जाए। आप ये बोलना चाहते हैं कि ये न्याय का दोहरा मापदंड है जिसमें रिलीजियस लोगों को और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों को सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि आम आवाम का जो तबका है, जो निचला तबका है, उसको सज़ा दे दी जाती है। अगर इस तरीके के रिलीजियस और पॉलिटिकल लोगों को सही समय पर अगर सज़ा दे दी जाती तो इस तरीके की घटनाएं नहीं घटित होती। हाँ, देखिए सिर्फ रिलीजन का मामला नहीं है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक हैव्स, एक हैव नॉट्स, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। यानी एक जिनका प्रभाव होता है एडमिनिस्ट्रेशन पर और सरकार पर, और एक वो जो कि आम लोग होते हैं, प्रभावहीन होते हैं। अब ये जो प्रभाव है ये अलग अलग तरह का हो सकता है। कोई रिलीजियस लीडर है उसका प्रभाव है, कोई पॉलिटिकल लीडर है उसका प्रभाव है, कोई दौलतमंद आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा धनराशि है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो समाज में ये बात देखने में आ रही है कि चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, एक और फैक्टर है जिसको मैं मेंशन करना भूल गया, जाति का भी प्रभाव पड़ता है। यानी अगर जो जुल्म करने वाला अत्याचारी हो उसका ताल्लुक़ अगर अगड़ी जाति से है तो उसका एक इन्फ्लुएंस है, और उसका ताल्लुक़ अगर पिछली जाति से है तो उसका इन्फ्लुएंस नहीं है या कम है। तो ये सब फैक्टर्स हमारे समाज में काम कर रहे हैं
और इसकी वजह से न्याय व्यवस्था अपना वो रोल नहीं अदा कर पा रही है, वो रोल प्ले नहीं कर पा रही है जो कि उससे अपेक्षित है कि सबको बराबर से इंसाफ दिया जाए, सबको बराबर से सज़ा दी जाए और फिर ये कि सभी तबकात जो है, सभी ग्रुप के लोग अपने आप को इस ज़ुल्म से रोकें। तो डॉक्टर साहब, इस तरीके से तो ये बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि इसमें सामाजिक असमता भी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी पड़ता है, धार्मिक इन्फ्लुएंस भी पड़ता है। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपचार क्या है? देखिए, इसका उपचार ये है कि हर इंसान को बराबर समझा जाए। इंसाफ की दृष्टि में कोई आदमी गरीब अमीर, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा ये सब नहीं है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ हमारे समाज में बदकिस्मती से सदियों से ये दूरी चली आ रही है और ये चीज़ ओवरनाइट ख़त्म नहीं होगी, ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी। मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले ये चीज़ जितनी विकट थी अब उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई है। अब अगर पूरा समाज इसके लिए कोशिश करे, अब पूरा समाज इसके लिए लड़े, पूरा समाज इसके लिए मैदान में आए, तब तो ये हो सकता है कि ये तेज़ी के साथ ख़त्म हो। और अगर पूरा समाज इसके लिए आगे ना बढ़े तो ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा, या हो सकता है कि ख़त्म ही ना हो, या हो सकता है कि बढ़ने लगे। तो समाज को अपना पॉजिटिव किरदार, अपना पॉजिटिव रोल इस सिलसिले में अदा करना पड़ेगा, तब जाके ये तब्दीली आएगी। तो इसके लिए तो एक सामाजिक परिवर्तन करना पड़ेगा, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसमें बहुत वक्त की दरकार है। अगर फास्ट ट्रैक अदालतें लाई जाएं या कानून व्यवस्था को कड़ा किया जाए तो इसका जल्द से जल्द उपचार किया जा सकता है। आप कड़े कानून के बारे में क्या? देखिए, कड़े कानून के बारे में सारी दुनिया कहती है। जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, निर्भया के वक्त भी ये बात कही गई थी कि भाई इनको फांसी होनी चाहिए, इनको चौराहे पे फांसी दी जानी चाहिए। इसी तरह से हाथरस के वक्त भी ये बात कही गई थी और ख़ुद हमारे महाराष्ट्र के एक मशहूर लीडर राज ठाकरे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि सख्त कानून जो है वो लाना चाहिए। सख्त कानून के साथ साथ उन्होंने इस्लामिक कानून की भी बात कही थी। इस्लाम, चूँकि इस्लामी कानून सख्त है इसलिए इस्लामी कानून का उन्होंने हवाला दिया। बीच-बीच में इस तरीके की कि मांग जिस तरह से इस्लामी कानून सख्त है उस तरह से लाना चाहिए। देखिए, जब नाइंसाफ़ी जो है वो इंसान के नेचर के खिलाफ है, तो जब इंसान नाइंसाफ़ी को देखता है और उसको महसूस करता है तो वो उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के मशवरे देते हैं। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है कि अगर जो भी ज़ालिम हो, मुजरिम हो, उसको सख्त सज़ा दी जाए तो ये एक अच्छा डिटरेंट है, इससे कमी आएगी। लेकिन मेरी ऐसी समझ है कि सिर्फ सज़ा एक अच्छा रोल प्ले कर सकती है, लेकिन सिर्फ सज़ा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों की सोच, जैसे मैं जो बात कहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि इस्लाम की सज़ा दो। इस्लाम का जो सिस्टम ऑफ लाइफ है, जो जीवन व्यवस्था है, उसमें सज़ा एक छोटा सा हिस्सा है। आप खाली एक हिस्से को लेकर के आएँ और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दें तो फिर वो सज़ा जो है उतनी, मतलब आप जैसे एक दवाई का समझो, डॉक्टर ने आपको 4 दवाई दी है, वो 4 दवाई उसने अलग अलग टाइम पे खाने के लिए कहा है। आप वो चारों दवाई खाने के बजाय खाली एक दवाई खाएं और बाकी 3 छोड़ दें तो भी आप अच्छे होंगे, लेकिन आप देर से अच्छे होंगे। आप ये नहीं सोच सकते खाली मैं एक दवाई खा रहा हूँ तो अच्छा। तो इस्लाम में जो चेंज की आपने बात कही थी, वो इस्लाम का चेंज जो है वो शुरू होता है इंसान की सोच से, कि इंसान ये सोचे कि मैं इस दुनिया में कौन हूँ। तो वो ये सोचता है कि मैं जो है वो एक ईश्वर का, एक खुदा का बंदा हूँ और मुझको इस दुनिया में इम्तिहान के लिए, टेस्ट के लिए भेजा गया है और मैं जो भी करूँगा, मैं किसी पे अगर जुल्म करूँगा तो मुझको इसकी सज़ा वापस जाने के बाद मिलेगी। लेकिन वो सज़ा तो वहाँ जाने के बाद मिलेगी, उससे पहले मुझको इस समाज में भी एक सज़ा मिलेगी। तो जब ये दोनों फैक्टर्स साथ में काम करते हैं कि भाई मुझको वहाँ भी सज़ा मिलेगी, यहाँ भी सज़ा मिलेगी, तो फिर मैं जो है इस तरह के अपराध से रुक जाता हूँ। तो आपकी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलनी चाहिए। समाज में इस तरीके के कड़े कानून भी लाए जाएँ और सामाजिक सुधार की भी शुरुआत की जाए। धार्मिक संस्थाएं और इस तरीके के लोगों में आम भावनाएं बनाएं कि रेप करना कोई अच्छी बात नहीं है, किसी भी धर्म में रेप को अच्छा नहीं बोला गया। ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलेंगी तो जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा।
सही बात है कि बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे, इसलिए कि बहुत सारे फैक्टर्स इस तरह की जो है प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं, है ना? ये जो समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है, इसका कोई एक फैक्टर नहीं है, तो इसको रोकने के लिए भी हमको अलग अलग दिशाओं से काम करना पड़ेगा। मेरे पहले सवाल के जवाब में मैं कुछ चीज़ें बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए, एक तो जो आदमी क्राइम करता है उसको रोकने के लिए उसके अंदर ये बात हो कि मुझको ईश्वर के सामने जवाब देना है। उसी तरह से समाज में जिन लोगों की ज़िम्मेदारी इंसाफ़ दिलाने की है, देखिए समाज में इंसाफ़ कैसे होता है? फ़र्ज़ कीजिए कि किसी ने किसी पे ज़ुल्म कर दिया, आपने मेरे ऊपर कोई अत्याचार कर दिया, आप मेरे से ताकतवर हैं, इसलिए आप अत्याचार करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन के पास, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेशन आपसे ताकतवर है, तो मैं उससे इंसाफ मांगता हूँ। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरा साथ देने के बजाय आपका साथ दे, और एडमिनिस्ट्रेशन ये भूल जाए कि मैं इसका साथ दे करके बच जाऊंगा, जैसे एक एक क्रिमिनल के लिए है कि मुझको इसका मरने के बाद हिसाब देना है, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन भी ये सोचे कि अगर मैंने मजलूम के बजाय जालिम का साथ दिया तो मुझको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये मुझको कुछ पैसे दे देगा, ये मेरा कुछ भला कर देगा दुनिया का, लेकिन मुझको इसकी सज़ा मिलेगी। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के बाद मामला न्याय व्यवस्था के पास जाता है। न्याय व्यवस्था है, अदालत है, वहाँ पर अगर जज साहब ये सोचें कि अगर मैंने, ये नेता है, इसने क्राइम किया है और अगर मैंने इसका साथ दे दिया तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, या मैं कहीं देहात में हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र किसी शहर में हो जाएगा, और मैं मजलूम के बजाय जालिम का साथ दे दूँ, अत्याचार पीड़ित के बजाय अत्याचारी का साथ दे दूँ, तो फिर ये है कि मैं थोड़ा सा फ़ायदा हासिल करने के लिए बड़ा नुकसान कर लूँगा। तो इस तरह से ये तीनों फैक्टर्स, इसी तरह से सरकार का भी रोल है कि सरकार का काम ये है कि वो ये देखे कि एडमिनिस्ट्रेशन वो तमाम सबूत जो कि उसको सज़ा दिलाने के लिए ज़रूरी है वो जमा करके अदालत में पेश करता है या नहीं करता। या ये है कि समाज के अगर कुछ लोग, कई बार आप देखते होंगे कि जब कोई अत्याचार होता है, चाहे बलात्कार हो या दूसरा, तो शुरू में लोग जोश में बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जब समय गुजरता है तो उसके बाद क्या होता है कि वो ठंडे पड़ जाते हैं। जो विटनेसेस होते हैं वो ठंडे पड़ जाते हैं, उनको डरा धमका के खामोश कर दिया जाता है। इसकी वजह से अगर अदालत चाहे भी इंसाफ करना, देखिए अदालत जो है बगैर विटनेस के इंसाफ नहीं कर सकती। अगर विटनेस ये बोल दे कि मैंने नहीं देखा या मुझको नहीं मालूम, या विटनेस जो है कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दे जो कि एक दूसरे के खिलाफ हो, तो वकील बोल देता है कि देखो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये काबिल भरोसा नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मिल के जो है वो इंसाफ के लिए रास्ता बनाती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो पहले बात कही थी कि अगर इंसाफ जल्दी हो, लोगों का जोश कम होने से पहले अदालत जो है वो इंसाफ कर दे, तारीख पे तारीख ना पड़े, एडमिनिस्ट्रेशन तमाम सबूत बगैर किसी भेदभाव के ला के पेश कर दे और अत्याचार पीड़ित का साथ दे, अदालत अपना रोल अदा करे, तो ये हो सकता है कि इस समाज में से इस तरह की बुराई का सर्वनाश होगा और वो जड़ से उखड़ के। डॉक्टर साहब, कठुआ में भी एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप कांड हुआ था, वो भी एक मंदिर परिसर था, और अभी का जो रिसेंट बदायूं का भी केस है ये भी मंदिर से जुड़ा हुआ है। आप किस तरह इस दोनों घटनाओं को रिलेट करते हैं? देखिए, इसका संबंध जो है वो आपके पिछले प्रश्न से है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि सोसाइटी के डिफरेंट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जो है वो प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर जो बलात्कार की घटना हुई, इसमें सरकार ने ये फैसला किया कि हम इससे कोई पॉलिटिकल फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इसकी वजह से हमने देखा कि फ़ौरन 2 गिरफ्तारी हो गई, तीसरा भी गिरफ्तार हो गया, और एक पुलिस जो थानेदार था वो सस्पेंड भी हो गया। इसके बिल्कुल रिवर्स खटवा में हुआ। वहाँ पर बीजेपी ने उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने का प्रयत्न किया, और उसके लिए उन्होंने पहले तो ये किया कि ये जो हुआ ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये हमको बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, और उसके बाद कोर्ट के अंदर इन्होंने इतना हंगामा किया कि प्रोसीडिंग रोकनी पड़ी। वो जो वकील जो है उसकी, उस लड़की की, छोटी बच्ची की पैरवी कर रही थी, उसको धमकियां दी गई। तो तिरंगा यात्रा भी उनके समर्थन तिरंगा में यात्रा उनके लिए निकाली गई। तो ये है कि जब कोई समाज में लोग इस तरह के अत्याचार से भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, तो फिर इंसाफ जो है वो बहुत दूर हो जाता है।
और हाथरस में भी यही हुआ कि अचानक सरकार को ये लगा कि अगर ये बात सामने आ गई तो हमारी बदनामी हो जाएगी। तो ये हुआ कि पहले ये कहा गया कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, फिर ये कहा गया कि वो जो है वो खुद ही खेत में गई थी और उसके उससे ताल्लुकात थे, और फिर ये कि रातों रात ला करके उसको जो है वो जला दिया गया। तो इस तरह से जब कोई पॉलिटिकल पार्टी या एडमिनिस्ट्रेशन एक पार्टी बन जाए और वो अत्याचार पीड़ित के खिलाफ काम करने लगे तो फिर इंसाफ नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये था हमारा विशेष प्रोग्राम बातचीत, जिसमें हमने डॉक्टर सलीम खान साहब से निर्भया, हाथरस, बदायूं और कठुआ रेप कांड के बारे में बात किया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी अन्य विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।